नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एबीपी न्यूज आपके लिए लेकर आया है टेलीविजन हिस्ट्री का आज तक का सबसे ग्रैंड शो साक्षात। आज हम आपको वो दिखाने वाले हैं जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। आज तक आपने वेदों पुराणों पर आधारित जाने कितने किस्से देखे सुने होंगे। मान्यताओं पर आधारित ऐसे कई चमत्कारों का जिक्र भी आपने सुना होगा, वो जिक्र जिनके प्रमाण होने के दावे आज भी किए जाते हैं। लेकिन टीवी इतिहास में आज पहली बार आपका एक ऐसे सच से साक्षात्कार होगा जिसकी दहलीज पर कदम रखना करीब करीब असंभव है। आपको आज जो दिखने वाला है वो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। ये जैसा है वैसा देख पाना भी सबके लिए संभव नहीं है। ये जहां है वहां जाना भी सबके लिए मुमकिन नहीं है। ये कुछ ऐसा है जो कल्पनाओं से भी परे है और इसीलिए ये अविस्मरणीय है, ये अलौकिक है, ये अतुलनीय है। वही अब अपने अस्तित्व में साक्षात है, जिसे आस्था भी मानती है और साइंस भी। आज साक्षात ऐसे गुमनाम सच से जो असंभव है, जो अंतहीन है, असाध्य है, अदृश्य और अलौकिक है। आज साक्षात उस अकल्पनीय संसार से जिसके बारे में कभी किसी ने सुना नहीं, जिसे कभी किसी ने देखा नहीं, जहां आज तक कभी किसी के कदम पड़े नहीं। आज साक्षात ब्रह्मांड की उस अबूझ पहेली से जिसका वजूद विज्ञान को चुनौती देता है। लोहे की कोई भी ऑब्जेक्ट इस चोटी के ऊपर से जाती है तो वो अचानक से गायब हो जाती है। 18,000 फीट ऊंची बर्फ की विराट, अजेय और वीरान चोटियां, जहां टेम्परेचर कब और कैसे -20 डिग्री का गोता लगा दे, बर्फीली हवाएं वहां कब खून जमा दें। हमें समझ में नहीं आ रहा कि इस बर्फबारी के बीच हम रात यहाँ पर कैसे गुजारेंगे। उस साक्षात के पहरेदार कब जिस्म को बर्फ का बुत बना दे, कोई नहीं जानता, क्योंकि वहां जाने की जुर्रत आज तक जिसने भी की वो फिर कभी लौट के नहीं आया। एक दल इन चोटियों के ऊपर गया था। 15 लोगों की वो टीम थी जिसमें 6 लोग वापस आए थे। जिसके जर्रे जर्रे में रहस्यों का अथाह अंबार हो, जहां कदम रखने का मतलब कायनात के उसूलों को सीधी चुनौती देना हो। आज तक का ये रिकॉर्ड आगे जो पर्वतारोही है उन्होंने भी चोटी में चढ़ने का प्रयास किया, लेकिन वो लोग भी सफल नहीं हुए। साथ एक ऐसे साक्षात से साक्षात्कार के लिए जो कई मील दूर से आपको दिखाई तो देता है लेकिन अपने पास आने की इजाज़त नहीं देता। कहते हैं वो महादेव का लोक है और वहाँ आज भी पांडवों की आहट सुनाई देती है। लोगों का तो ये भी कहना है वहाँ जाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन सा है। उस अनदेखे साक्षात की तलाश आसान नहीं थी। दिल्ली की दहलीज छोड़कर द्वापर के उस आखिरी द्वार पर कदम रखना था जिसे गुजरे 5124 साल हो चुके हैं। बड़ी चुनौती यही लंबा काल खंड था जिसमें गोता लगाकर रहस्य लोक की सटीक लोकेशन ट्रेस करनी थी, लेकिन ऐसा कर पाना असंभव था क्योंकि मंजिल के पते के नाम पर हमारे हाथ अगर कुछ था तो सिर्फ सुने सुनाए किस्से, कहानियों और अफसानों का अंबार, यानी पता, अफसाना
अफसानों पर आधारित था। पहले पड़ाव के लिए दिल्ली से करीब 529 किलोमीटर लंबा और दुर्गम रास्ता तय करना था। सर चकरा देने वाली भूल भुलैया जैसी अनगिनत पहाड़ियों और सांप सीढ़ी जैसी सकरी सड़कों पर मीलों का सफर तय कर अब वो मंजिल आंखों के सामने थी, जिसकी दुर्गम वादियों में साक्षात का पहला पता मिलने की उम्मीद थी। इस वक्त हम तवा घाट में मौजूद हैं, धारचूला मुख्यालय से तकरीबन 18 किलोमीटर दूर। लेकिन हम आपको बता दें, जिस जगह पे हम मौजूद हैं ये जगह बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक हमारे नीचे काली गंगा नदी बह रही है। आप भी कहेंगे कि इसमें खास क्या है, लेकिन खास ये है कि उस नदी के ठीक उस पार वो हिंदुस्तान नहीं, वो नेपाल का इलाका है और ये सीधी सड़क चीन के कब्जे वाले तिब्बत की तरफ जाती है। लेकिन ये साक्षात भी कहीं इसी के आसपास मौजूद है और कहते हैं वहाँ महादेव मौजूद हैं और वो कहीं ना कहीं हमारी सीमाओं की भी रक्षा करते हैं। इसके बारे में भी बताएंगे, लेकिन अभी लगातार उस साक्षात की तलाश। चीन नेपाल की सीमा पर गजब का सन्नाटा था। नीचे बहती विकराल काली गंगा की दहाड़ थी जो मन में सिहरन पैदा कर रही थी, मानो काली गंगा की लहरें हमें वापस दिल्ली लौट जाने का पैगाम दे रही थी। एक मिनट के लिए तो लगा जैसे हमारे इरादे कुदरत भांप चुकी थी। मन में उठते सवालों का ज्वार तब और उलझन की सुनामी जैसा महसूस होने लगा जब साक्षात का जिक्र सुनते ही धारचूला के बाशिंदों से हमें फौरन साक्षात का मुंह त्यागने की पहली चेतावनी मिली। आगे और भी तगड़ी मतलब और भी खतरनाक रास्ता है सर मैं तो कहता हूँ सर अभी तो फ़िलहाल देखो यहाँ पे आसान है, आगे आगे और कठिन होगा सर रास्ता। मैं तो यही कहूँगा सर आपसे, अगर चाह रहे हो तो अपना ध्यान रख के और रास्ता देख के सर, बहुत कठिन रास्ता है। आप खुद देख लोगे सर कितनी कठिनाई झेलनी पड़ेगी आपको वहाँ तक पहुँचने में। मुझे ऐसा लगता है कि आप ना जाओ यहाँ से, क्योंकि जैसे पैदल आएगा मत जाना सर, क्योंकि वहाँ से बहुत डेंजर रास्ता है। मेरे हिसाब से आप मत जाओ। ये नसीहत भर नहीं थी बल्कि लास्ट वार्निंग थी। साफ हो चुका था अगर हम आगे बढ़े तो कुछ भी हो सकता था, हमारी जान भी जा सकती थी। यहां अब भी विकल्प खुला था, या तो हम यहीं सरेंडर करते या उस नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाते, जैसा आज तक कोई नहीं कर पाया। खैर, कुछ देर की गहरी सांस लेने और मंथन करने के बाद हमने साक्षात का सिर हौसले से झुकाने का फैसला कर लिया। लेकिन चुनौती यह थी कि आगे बढ़ने के लिए खास गाड़ी चाहिए थी। ऐसा ड्राइवर भी चाहिए था जो दरमा वैली के हर दुर्गम रास्तों से अच्छी तरह वाकिफ हो। थोड़ी मशक्कत के बाद सब इंतजाम हो गया। गाड़ी मिल चुकी थी जो बेसाख्ता साक्षात की तरफ बढ़ने लगी। लेकिन जो चेतावनी धारचूला में मिली थी उसका ट्रेलर और दुर्गम होते पहाड़ और सक्रिय होती सड़कें देने लगी। गाड़ी का बैलेंस रत्ती भर भी बिगड़ता तो कुछ भी हो सकता था। अपनी मंजिल की तलाश में हम सुबह तकरीबन 9:30 बजे धारचूला से रवाना हुए थे और इस वक्त दोपहर के 3 बज रहे हैं। हम यहाँ इसलिए रुके हैं कि यहाँ आने के बाद पहली बार हमें उस मंजिल की झलक दिखाई दे रही है। ठीक हमारे पीछे आप बर्फ से ढकी वो चोटियाँ देख रही हैं। ये दारमा वैली है और इन चोटियों को कहते हैं पंचाचूली, और ये साक्षात बहुत दूर से नज़र आने लगता है। अभी हम यहाँ हैं लेकिन वहाँ पहुँचने में हमें वक्त लगेगा। शायद आज हम वहाँ नहीं पहुँच पाएँ। और इस बीच आप देख सकते हैं मौसम भी ख़राब हो रहा है। लोगों ने वहाँ से चलने के पहले हमें ये बताया था कि अगर वहाँ जा रहे हैं तो बहुत ही सावधान रहिएगा और कहीं भी किसी भी जगह पे लैंडस्लाइड की संभावना लगातार बनी रहती है। लेकिन फिलहाल हमें वो पहली झलक मिल गई है। मौसम बिगड़ने लगा था। दारमा वैली की फिजाएं और डरावनी होने लगी थी, लेकिन दूर से ही साक्षात का पहला दीदार हमें हो चुका था। अब सवाल यह था कि क्या वाकई आज भी वहां द्वापर का साक्षात अलौकिक दरबार लगता है। उस साक्षात की तलाश में हम इस वक्त समुद्र तल से तकरीबन 4500 मीटर की ऊंचाई पर हैं और आप उसका प्रमाण
आप ठीक हमारे बगल में देख सकते हैं। अब इस तरह 15 से 20 फीट ऊंची बर्फ की दीवार सड़क के दोनों तरफ आपको दिखाई देगी, लेकिन हम आपको बता दें कि हमारी मंजिल अभी भी बहुत दूर है, क्योंकि जिस साक्षात से करना है हमें साक्षात्कार, हमें ये बताया गया है कि उस साक्षात की ऊंचाई समुद्र तल से 6700 मीटर की ऊंचाई पर है। और इस वक्त हम कहाँ मौजूद हैं? तकरीबन 4500 मीटर की ऊंचाई पे, और यहीं से आप वो तमाम नज़ारे देख रहे हैं। देखने में बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे ये खूबसूरती आपको डराने लगेगी। उबड़ खाबड़ रास्ते, पसीना छुड़ा देने वाली गहराइयों, खाइयों को फतह कर साक्षात की टीम आखिरकार ऐसी जगह आ पहुंची थी जिसके आगे का सफर हमें पैदल तय करना था। समुद्री तल से 4500 फीट की ऊंचाई पर वादियां जितनी खूबसूरत लग रही थी, उतनी ही मन में सिहरन भी भर रही थी। इस वक्त हम दारमा वैली के दातू गांव में पहुंच चुके हैं। ये वही जगह है जहां अब हमें अपनी गाड़ी छोड़ देनी पड़ेगी और यहां से उस साक्षात तक पहुंचने के लिए हमें घने जंगलों, पहाड़ियों से होते हुए आगे की ओर जाना होगा। लेकिन इस वक्त यहाँ के लोगों का कहना है कि अभी आप यहाँ से आगे नहीं जाएं, क्योंकि आगे मौसम खराब है, इसलिए बेहतर यही होगा कि आज की रात हम यहीं पे गुजारें। लेकिन सबसे बड़ी बात, ठीक हमारे पीछे लोगों का ये कहना है कि सिर्फ ये चोटियां नहीं, बल्कि ये 5 पांडव हैं और यहाँ के लोग इन चोटियों को 5 पांडवों के नाम से बुलाते हैं। और मान्यता तो ये भी है कि जब पांडव यहाँ से स्वर्गारोहण पे जा रहे थे, तब उन्होंने आखिरी बार धरती पे चूल्हा यही जलाया था। सुबह से शाम हो चुकी थी, अंधेरा गहराने लगा था, बर्फीली हवाओं का जोर रगों में बहते खून को जमाने लगा था। लिहाजा साक्षात को कैमरे में कैप्चर करने के लिए हमारा सही सलामत रहना जरूरी था। ऐसे में आज की रात हमने दारमा वैली में ही बिताने का फैसला किया। आज धारचूला से पूरी दिन की यात्रा करने के बाद हम पहुंचे दातू गांव में। लेकिन मालूम है मैं आपसे भी क्यों बात कर रहा हूं? अभी वक्त हो रहा है रात के 8 बज के तकरीबन 36 मिनट, और मैं आपको एक चीज़ दिखलाना चाह रहा हूँ। यहाँ देखिए, कुछ दिखा आपको? ये दातू विलेज जहाँ हम रुके हुए हैं, ये दातू विलेज है। और तापमान क्या है? तापमान है -12 डिग्री सेंटीग्रेड। रात 8:30 बजे इन बर्फीली वादियों में टेम्परेचर आपको पता है क्या होता है? -12 डिग्री सेल्सियस, जो रगों में दौड़ते खून को जमाने का मादा रखता है। ऐसी विषम परिस्थितियों में उस साक्षात से लोहा लेने हम निकल पड़े थे, लेकिन अब भी बहुत कुछ धुंधला था। साक्षात को साधने के लिए ऐसी चुनौतियों से सामना होने वाला था जो रूह कपा दे। दूसरा, साक्षात तक पहुंचने का जो रूट था, उसकी ज्योग्राफी ऐसी थी जो कदम कदम पर मौत बनकर सामने खड़ी होने वाली थी। तो क्या रहस्यों और चुनौतियों से भरी उस विराट वैली का तिलिस्म एबीपी न्यूज के जाबाज रिपोर्टर श्रीनिवास तोड़ने में कामयाब रहे? 0 से -16 डिग्री का टॉर्चर दातू गांव में साक्षात की टीम ने रात भर बर्दाश्त किया, लेकिन यह तो आने वाली चुनौतियों और मुसीबतों का आगाज भर था। अगली सुबह एक बड़ा चैलेंज सीना तान कर सामने खड़ा होने वाला था। दारमा वैली के जिन दुर्गम रास्तों से हमारा वास्ता पड़ने वाला था, उनकी ज्योग्राफी ऐसी थी जो कदम कदम पर हमारे हौसले की परीक्षा लेने वाली थी। कल की रात हमने अपनी टीम के साथ दातू गांव में बिताई। मैं आपको बता दूं, हमने कभी सोचा नहीं था कि यहाँ भी सर्दी का सितम कुछ इस तरह का होगा। आधी रात के बाद यहाँ का तापमान 0 से 16 डिग्री नीचे तक था। मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ। और अब हमारी टीम निकल चुकी है उस साक्षात की तरफ, जो ठीक अब आपके पीछे जो सबसे ऊंची चोटी है, लेफ्ट से दूसरी, उसकी ऊंचाई समुद्र तल से तकरीबन 6904 मीटर है। सबसे बड़ी चोटी है, ऑब्वियस सी बात है, लोग युधिष्ठिर ही बुलाते होंगे। आगे आगे चलेंगे, तमाम कहानियां बताएंगे। ये भी कहा गया है
कि साक्षात के पास पहुंचने से ये साक्षात अपने होने का साक्षात एहसास करवाता है। तो चलिए। साक्षात की तलाश से पहले दारमा वैली के इतिहास भूगोल की कंप्लीट रिसर्च जरूरी थी। यह जानना जरूरी था कि अगले पड़ाव में कैसी और कितनी जटिल मुश्किलों से हमारी मुलाकात होने वाली है। इसके लिए दारमा वैली की पहेली सुलझाना उतना ही जरूरी था जितना उसकी ज्योग्राफी को समझना। गहन शोध और ग्राउंड जीरो पर दारमा वैली से जुड़े कुछ सॉलिड फैक्ट्स हमने जुटाए तो पता चला कि दारमा वैली दांतू गांव से शुरू होती है, जो समुद्र तल से 3470 मीटर की ऊंचाई पर है। दारमा वैली में 12 गांव हैं, जिनमें 1000 के करीब आबादी है। दारमा वैली में साक्षात तक पहुंचने के लिए 8000 फीट का ट्रैक था। रास्ते में कई ग्लेशियर पार करने थे। इन ग्लेशियर पर किसी भी वक्त एवलांच आ सकता था, इसीलिए हमें हर कदम पर खबरदार रहने की जरूरत थी। यहां से भी साफ हो चला था कि साक्षात की दहलीज तक पहुंचना चुनौतियों भरा होने वाला था। दारमा वैली की पूरी जानकारी हासिल कर हमारे कदम बेसाख्ता साक्षात की तरफ बढ़ने लगे और तभी दारमा वैली की पहली पहेली कैमरे में कैप्चर हुई। हमने आपको बताया था कि जैसे जैसे हम पंचाचूली की चोटियों के पास पहुंचेंगे वैसे वैसे कई अबूझ पहेलियां हमारे सामने आएंगी। अभी हम तकरीबन 1 घंटे की चढ़ाई कर चुके हैं और लगातार हमारा ध्यान अपनी बाईं तरफ जा रहा है। हमें ये बताया गया कि ये पूरा जंगल भोजपत्र का है। भोजपत्र का नाम तो आपने सुना ही होगा, जिस पे हमारे वेद लिखे गए, हमारे उपनिषद लिखे गए और महाभारत भी उसी भोजपत्र पे लिखा गया था। हम आपको बता दें कि पंचाचूली की चोटियों की दूसरी तरफ जो घाटी है, इस साइड जहां हम मौजूद हैं, ये दारमा घाटी है और इसकी दूसरी तरफ व्यास घाटी है। अब कहानी ये भी बता दूं कि वो घाटी व्यास घाटी क्यों है। बताया ये जाता है कि आज भी वहाँ व्यास मुनि की गुफा है, जिन्होंने महाभारत की रचना की थी। उस वक्त कोई कागज तो था नहीं। साक्षात से जुड़े कथित किस्से कहानियों की एक कड़ी ये भोजपत्र भी थे। दारमा वैली में भोजपत्र के विराट जंगल आंखों के सामने थे। ज्योग्राफी के हिसाब से भोजपत्र के पेड़ यानी हिमालयन बर्च अथाह ऊंचाई वाले इलाकों में ही मिलते हैं, क्योंकि भोजपत्र एक पर्णपाती पेड़ है जिसके लिए मौसम का मिजाज 12 महीने -डिग्री वाला चाहिए। तो क्या ये वही भोजपत्र थे जिनका नाता व्यास वैली की उन कंदराओं से था जहां बैठकर ऋषि वेद व्यास ने कभी महाभारत की रचना की थी? ये भोजपत्र का पेड़ है। हालांकि हमारा बैलेंस बनाने में हमें दिक्कत हो रही है, लेकिन मकसद ये है कि आपको दिखाऊं कि भोजपत्र होता कैसा है। ठीक है, ये देखिए आप, ये देखिए, ये भोजपत्र है। इसी पे लिखे गए हैं हमारे तमाम वेद ग्रंथ और उपनिषद। अभी भी आप म्यूजियम में जाएंगे तो भोजपत्र पे लिखे ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट आपको दिख जाएंगे। आपने हो सकता है शायद म्यूजियम में आपने देखा होगा कोई भोजपत्र, लेकिन भोजपत्र क्या होता है, कैसे होता है, संभाल के भोजपत्र के पेड़ कैसे होते हैं, तो ये तमाम चीज़ें हम आपको दिखा रहे थे। तो ये देखिए, थोड़ी सी मुश्किल है क्योंकि बर्फ़ की चादर है हमारे पैरों के नीचे और लगातार हमें फिसलन का सामना करना पड़ रहा है। भोज वृक्ष हिमालयन जोन में समुद्र तल से 4500 मीटर की ऊंचाई पर ही सरवाइव कर पाते हैं। उत्तराखंड के गंगोत्री और दारमा वैली के अलावा कश्मीर में भोज वृक्ष पाए जाते हैं, जो 2500 से 4500 मीटर की ऊंचाई वाले इलाके में ही होते हैं। 2007 की एक रिपोर्ट बताती है कि ये पेड़ आज विलुप्त होने के कगार पर हैं। खैर, हमारी जिज्ञासा भोजपत्र का इतिहास भूगोल समझने से ज्यादा उस साक्षात को निहारने की थी जिसकी तलाश हमें दिल्ली से यहां तक ले आई थी। दारमा वैली की दुर्गम और बर्फीली वादियों पर ट्रैकिंग करते
हम अब तक 5 किलोमीटर का रास्ता तय कर चुके थे। जैसे जैसे कदम आगे बढ़ रहे थे, दारमा वैली और डरावनी होती जा रही थी, क्योंकि आगे नो मैन्स लैंड शुरू होने वाला था। जैसे जैसे हम पंचाचूली के करीब पहुंचते जा रहे हैं, वैसे वैसे रास्ता बहुत ही दुर्गम होता जा रहा है। मैं आपको बताऊं कि यहाँ से अब पूरा जंगल का इलाका है, और इस इलाके में जब हम यहाँ के युवाओं से बात कर रहे थे, स्थानीय लोगों से बात कर रहे थे, तो उन्होंने हमें बताया था कि यहाँ पे स्नो लेपर्ड यानी कि बर्फ़ में रहने वाला तेंदुआ और बर्फ़ में रहने वाले भालू कभी कभी सामने आ जाते हैं। तो अब यहाँ से हमें बहुत ही सावधान होकर चलना होगा, क्योंकि एक तो चारों तरफ फिसलन है, क्योंकि आप ऊपर से नीचे जहाँ तक देखें बर्फ़ ही बर्फ़ है, और बर्फ़ पिघलने से पूरा रास्ता फिसलन वाला है। इसलिए हर एक कदम जमा कर रखना होगा। एक छोटी सी भूल बहुत बड़ी भूल साबित हो सकती है। एक तो कई फीट तक जमी बर्फ, दूसरा वीरान और सुनसान बर्फीला जंगल, जहां किसी भी पल हमारा सामना स्नो लेपर्ड और भालू जैसे आदमखोर जानवरों से हो सकता था। बर्फीले रास्ते पर ट्रैकिंग के दौरान अब एक एक कदम मीलों जैसा लगने लगा था। ऊंचाई और बढ़ने लगी थी, रास्ते और जोखिम भरे हो चुके थे। यहां एक चूक मौत को न्योता दे सकती थी। ऊपर से नीचे जहां भी आप नजर डालेंगे सिर्फ बर्फ ही बर्फ है, और ऐसी वैसी बर्फ नहीं। अगर एक छोटी सी चूक होती है तो आप देख सकते हैं नीचे की तरफ सीधी खाई है, उस पर भी बर्फ है, सीधी फिसलन। तो एक एक कदम बिल्कुल जमा कर रखना है। आप देख सकते हैं इस तरह से लगातार तकरीबन 2 किलोमीटर हो चुके हैं हम ऐसे ही बर्फ में। कहीं इतनी बर्फ है कहीं घुटने तक, और कहीं कहीं तो घुटने से भी ज़्यादा बर्फ है। लेकिन लगातार हमारी टीम उस साक्षात की तरफ बढ़ती जा रही है, और हमें ऐसा लग रहा है कि अब हम अपने साक्षात के बहुत ही करीब हैं। साक्षात का एड्रेस दारमा वैली की पंचाचूली थी। बर्फ से लदी वो 5 चोटियां जिनका ताल्लुक द्वापर युग से माना जाता है, जिसका जिक्र वेदों और पुराणों तक में मिलता है, जैसे दावे पुराणों में किए गए हैं। आज उनकी सटीक टेस्टिंग होने वाली थी। बर्फीली डगर पर करीब 6 किलोमीटर का और रास्ता तय करने के बाद वो साक्षात ठीक हमारी आंखों के सामने था, जिसके रहस्यों की गिरह खोलने की जिद और जुनून हमें इन दुर्गम वादियों तक खींच लाया था। ठीक हमारे पीछे पंचाचूली की वो चोटियां हैं, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ये वही जगह है जब महाभारत के बाद 5 पांडव स्वर्गारोहण के लिए जा रहे थे, और इसी जगह पे उन्होंने अपना आखिरी चूल्हा बनाया था। यानी कि धरती पे अंतिम बार यहीं पे उन्होंने खाना बनाकर खाया था। और आज भी यहाँ के आसपास के लोगों का कहना है कि आपको अभी भी कुछ ऐसा अनुभव होता है कि यहाँ पर कुछ है। तो आज हम इस चीज़ को समझने के लिए यहीं कहीं आसपास अपना टेंट लगाएंगे, क्योंकि लोगों ने ये बताया है कि तकरीबन सुबह के 4 साढ़े 4 बजे जब इस इलाके में जो अमूमन होता है लोगों के घर का चूल्हा जलता है 5 साढ़े 5 6 के करीब, उसी दौरान लोग कहते हैं कि ऐसा कभी कभी होता है कि मानो ऐसा लगता है कि इस पहाड़ी के ऊपर से या इसके आसपास कहीं धुआं उठ रहा है। हमारी टीम इंतज़ार करेगी उस वक्त का जिसके बारे में ये कहा जाता है कि यही वो वक्त होता है जब पांडवों का चूल्हा जलता हुआ नजर आता है। साक्षात तक पहुंचना चैलेंजिंग था, लेकिन अभी हमारा असल इम्तिहान होना बाकी था। बाकी था पंचाचूली के उस अलौकिक रहस्य से पर्दा उठना, जिसके चमत्कार के किस्से आज भी दुनिया के लिए पहेली हैं। लेकिन इसी चमत्कार को कैमरे में कैप्चर करने के लिए टीम साक्षात को रात भर इन्हीं बर्फीली वादियों के बीच रुकना था। तो क्या सुबह होने के साथ ही द्वापर का वो रहस्य हमें दिखने वाला था? इसकी कहानी और भी हैरत अंगेज है। साक्षात से पहला साक्षात्कार हो चुका था।
लेकिन बर्फीली फिजाओं के बीच अब हमें और सतर्क रहने की जरूरत थी, क्योंकि पंचाचूली में मौसम किसी भी वक्त जानलेवा साबित हो सकता था। एक चुनौती अपने लिए महफूज ठिकाना ढूंढने की भी थी, जहां हमें रात भर बर्फ के बीच सरवाइव करना था, और दूसरा डेंजरस फैक्टर था यहां आने वाला एवलांच, जो किसी भी वक्त हमें दफन कर सकता था। अगले 10 घंटों तक साक्षात की टीम को इन चुनौतियों का सामना करना था। तो क्या जो चैलेंज हमने लिया था वो पूरा हुआ? क्या द्वापर के उस चमत्कार से पर्दा उठा? यकीन मानिए, इन सवालों के जवाब जब मिलेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। जिस असंभव को संभव करने की जिद थी, जिस साक्षात को कैमरे में कैद करने का जुनून और जज्बा था, वो साक्षात हमारा इस्तकबाल कर रहा था। पंचाचूली की जिन 5 चोटियों का रहस्य आज भी विज्ञान के लिए अबूझ पहेली है, बर्फ से लदी वो 5 चोटियां ठीक हमारी आंखों के सामने थी। लेकिन साक्षात की हर ज्योग्राफी को समझने और उससे जुड़े द्वापर के तिलिस्म को तोड़ने के लिए हमें आज की रात इन्हीं बर्फीली और वीरान वादियों में गुजारनी थी, क्योंकि पौ फटते ही इन 5 चोटियों पर द्वापर के चमत्कार से साक्षात होने के दावे थे। लेकिन उससे पहले हमें अपने लिए एक सुरक्षित जगह खोजनी थी। पंचाचूली की इन रहस्यमयी चोटियों के आसपास लगातार मैं अपनी टीम के लिए एक सुरक्षित जगह की तलाश में हूं, क्योंकि हमें आज की रात यहीं गुजारनी है। और आप देख सकते हैं चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, और लगातार इन पहाड़ियों के बीच से चट्टानों के खिसकने की आवाज़ें आ रही हैं, जो कि यहाँ अक्सर होता है इस मौसम में। ग्लेशियर पिघल कर नीचे आता है। हालांकि वो आवाज़ शायद आप हमारे कैमरे में नहीं सुन पा रहे होंगे, इसलिए हमें तलाश है एक सुरक्षित ठिकाने की, जहां हम अपनी टीम के साथ रात गुजार चुके। मैं आपको बता चुका हूं कि यहाँ रात का तापमान तकरीबन 0 से 20 डिग्री नीचे होगा, लेकिन एक सुरक्षित स्थान की तलाश लगातार जारी है, जहां पे आज रात हम इंतज़ार करेंगे उस घड़ी का जिसके बारे में यहाँ आसपास के लोग कहते हैं कि आज भी एक अंगीठी जलती है पांडवों की, और उससे धुआं उठता दिखाई देता है। पंचाचूली के भूगोल को खंगालने पर इस रहस्यमयी संसार से जुड़े कई और चौंकाने वाले फैक्ट्स सामने आ चुके थे। करीब 21,000 फीट ऊंची इन चोटियों पर आज तक परिंदा भी पर नहीं मार पाया। हैरान करने वाली थियरी यह भी थी कि आज तक ये 5 चोटियां नो फ्लाइंग जोन में रखी गई हैं। जिसने भी इस नियम को तोड़ा उसने कयामत से साक्षात किया। बचपन से हमें किताबों में ये पढ़ाया गया कि पर्वतराज हिमालय हिंदुस्तान की सरहदों की रक्षा करता है, लेकिन आखिर कैसे? एक और रहस्य पंचाचूली के बारे में जो हिमालय से जुड़ी है, हम आपको बता दें। ठीक हमारे पीछे जो ये पंचाचूली की 5 चोटियां दिखाई दे रही हैं, लगभग 6904 मीटर की ऊंचाई, 21,000 फीट के आसपास। लेकिन इन चोटियों को किसी भी हवाई जहाज, कोई भी हेलीकॉप्टर इसके ऊपर से उड़ान नहीं भर सकती, ये कहा गया है। और आज तक इसे नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है, क्योंकि लोग ये बताते हैं कि अगर लोहे की कोई भी ऑब्जेक्ट इस चोटी के ऊपर से जाती है तो वो अचानक से गायब हो जाती है, या तो क्रैश हो जाता है या फिर उसका कुछ पता नहीं चलता। तो एक बात और हिमालय के बारे में, जो इन पंचाचूली की चोटियों में जो रहस्य है कि इसके ऊपर से कोई भी हवाई जहाज, लड़ाकू विमान, कोई ड्रोन इसको पार नहीं कर सकता। जिसने भी ये कोशिश की हो गया गायब। इतिहास के पन्ने खंगालने पर एक और सच सामने आया। साल 1973 में 15 पर्वतारोहियों ने पंचाचूली को फतह करने की कोशिश की थी, लेकिन 15 में से महज 6 लोग ही जिंदा लौटे। उस खौफनाक हादसे के बाद फिर कभी किसी ने पंचाचूली की चोटियों पर कदम रखने की हिम्मत नहीं की। लेकिन हम इसी तिलिस्म को चैलेंज देने की जिद जहन में पाल चुके थे। जो ठीक आप हमारे टीवी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये धुआं सा उठता हुआ, बेसिकली ये धुआं नहीं है,
अभी अभी एक बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है इन पंचाचूली की पहाड़ियों में और आप देख सकते हैं किस तरह से ये धुआं चारों तरफ दिखाई दे रहा है। और इस तरह के लैंडस्लाइड बहुत ही आम है, इसलिए यही कहा जाता है कि आज तक इन चोटियों को फतेह नहीं किया गया है। अगर ऑन रिकॉर्ड बात की जाए तो सन 1973 में ये बताया जाता है कि एक दल इन चोटियों के ऊपर गया था। 15 लोगों की वो टीम थी जिसमें 6 लोग वापस आए थे और उसके बाद आज तक इन चोटियों को कोई भी फतेह नहीं कर पाया। पंचाचूली की 5 चोटियों को नो फ्लाइंग जोन में रखे जाने को लेकर वैज्ञानिक दलीलें भी दी जाती हैं। बताया जाता है कि इस एरिया में लोहे के ऑब्जेक्ट से बनी चीजें ध्वस्त हो जाती हैं, इसीलिए इस इलाके में किसी भी प्लेन के उड़ने पर सख्त मनाही है। लिहाजा हमने इस सच को भी हकीकत के तराजू पर तौला। ऑब्जेक्ट के तौर पर साक्षात की टीम ने पंचाचूली की चोटियों पर एक ड्रोन रवाना किया, लेकिन वो बीच में ही क्रैश हो गया। ये सब क्या था? हमारा वहम था या फिर उस साक्षात की अदृश्य शक्ति थी? इसकी कंप्लीट डिटेल हमें लोकल गाइड से ही मिली। और ये पूरा धाम शिव धाम है। यहाँ पर जो बोली भाषा भोलेनाथ ने जो सिखाया है, तो लोकल के जो धारमा व्यास 14 3 घाटियाँ हैं, तो उन घाटियों में लोकल एक अलग ही भाषा रंग भाषा बोला जाता है, जिसको विगत दिनों प्रधानमंत्री जी ने भी अपने मन की बात में जिक्र किया था। तो रंग भाषा हम लोग बोलते हैं और ये भाषा न तिब्बती लोग समझ सकते हैं न चाइनीज समझ सकते हैं। सिर्फ इसी घाटी में जो लोग रहते हैं वो लोग आपस में बोलते हैं। यहाँ पर पूरे इलाके में आध्यात्मिक तौर से हम लोग देखते हैं और हो सकता है कि लोग साइंटिफिकली भी इसको प्रूव करें, लेकिन आज तक का ये रिकॉर्ड आगे जो पर्वतारोही है उन्होंने भी पंचाचूली की चोटी में चढ़ने का प्रयास किया, लेकिन वो लोग भी सफल नहीं हुए। और धार्मिक मान्यता भी, और उस इलाके में कोई भी विमान या जो सेना के जो विमान भी उस तरफ में गए तो वो लोग उस पीक में जाने में सफल नहीं रहे। जैसे दावे थे, जैसा हमने अपनी आंखों से देखा था, वो हमें चौंका रहा था, लेकिन साक्षात को करीब से निहारने की जिद और जुनून अब और प्रबल हो चुका था। दिन ढलने लगा था। पंचाचूली की खूबसूरत वादियां अब डरावनी महसूस होने लगी थी, क्योंकि यहां चारों तरफ सन्नाटे के अलावा अगर कुछ था तो सिर्फ डरावनी हवाओं का शोर था। दिन ढला तो मौसम ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। भौगोलिक तौर पर दारमा वैली में मौसम किसी भी वक्त करवट ले लेता है, लेकिन आज हमारे साथ मौसम ऐसी आंख मिचोली खेलेगा इसकी उम्मीद कतई नहीं थी। सुरक्षित ठिकाने की तलाश के दौरान ही दारमा वैली में तेज हवाएं चलने लगी और अचानक बर्फ का तूफान आ गया। पंचाचूली की चोटियों के पास हम लगातार अपनी टीम के साथ एक सुरक्षित स्थान की तलाश कर रहे थे। सबसे पहले एक धमाका हुआ और ये समझ में आया कि शायद इन चोटियों के बीच कहीं लैंडस्लाइड हो रही है। उसके बाद हम एक सुरक्षित स्थान की तलाश में धीरे धीरे वहाँ से कुछ नीचे आए हैं। एक नदी जाती है पास से, वहाँ पे हमने अपना टेंट लगाया है और इसी बीच आप देख सकते हैं कि लगातार बर्फबारी बहुत ही तेज हो गई है और हमें समझ में नहीं आ रहा कि इस बर्फबारी के बीच अब हम रात यहाँ पर कैसे गुजारेंगे। फिलहाल हमने अपना टेंट यहाँ लगा दिया है और हमने ये फैसला किया है कि हम अपनी टीम के साथ इस टेंट में रहेंगे। हौसले जितने बुलंद थे, उतनी ही तेजी से दारमा वैली में मौसम बदल चुका था। अब सवाल यह था कि क्या ऐसे बिगड़े मौसम में साक्षात की टीम सरवाइव कर पाएगी? कर पाएगी तो कितनी देर? क्योंकि अभी तो साक्षात से साक्षात्कार में पूरी रात का वक्त बाकी था। फिर हम इंतजार करेंगे उस वक्त का जिसके बारे में यहाँ आसपास के लोगों में ये चर्चा रहती है। ये किंवदंतियां हैं कि उस वक्त में एक अंगीठी जलती है और पंचाचूली के पहाड़ों के बीच में धुआं सा दिखाई देता है। हालांकि मौसम हमें बार बार इस चोटी के नजदीक जाने से रोक रहा है, लेकिन हमने भी ये जिद ठानी है क्या इस मौसम में हम सरवाइव कर पाएंगे। आज के बारे में फोरकास्ट किया गया है जिस इलाके में हम हैं कि यहाँ तापमान रात में 0 से 25 डिग्री नीचे तक जा सकती है, लेकिन हमने भी ये ठाना है कि सरवाइव भी करेंगे और साक्षात्कार भी करेंगे।
मूसलाधार बारिश के बीच हमारे सिर पर सिर्फ एक टेंट था, जिसका वजूद बर्फीली हवाओं के आगे तिनके की तरह था। खैर, पूरी रात दारमा वैली में गुजारने के बाद आखिरकार पंचाचूली की बर्फीली पहाड़ियों पर दफन द्वापर के उस सच से साक्षात हो ही गया, जिसे लोग पांडव काल का सबसे बड़ा करिश्मा मानते हैं। देखिए आप कैसे धुएं का उड़ता गुबार आपको नजर आ रहा है। तो अभी ये बताया जा रहा है, हमारे जो सहयोगी हैं साथ में स्थानीय, वो कह रहे हैं कि ये ऊपर से लैंडस्लाइड हुआ है। और देखिए इस तरह की लैंडस्लाइड यहाँ लगातार होती रहती है। जब हम यहाँ पहुँचे, हम बहुत करीब हैं उस रहस्य की तलाश में, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि आज भी पांडवों की अंगीठी जलती है। अभी फिर से धुआं उठ रहा है। लोग ये भी कहेंगे कि ये अंगीठी का धुआं है, लेकिन मुझे जो नजर आ रहा है, बहुत तेज आवाज के साथ ये धुआं उठा है, तो कहीं ना कहीं इन पहाड़ियों के अंदर एक लैंडस्लाइड हुआ है। दारमा वैली करीब 18,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है, जबकि कई पहाड़ियां 21,000 फीट ऊंची हैं। भौगोलिक तौर पर यह इलाका 12 महीने बर्फ से ढका रहता है। ऐसे में पंचाचूली की पहाड़ियों पर अक्सर एवलांच आते रहते हैं, जो जमीन से टकराते हैं तो धुएं का गुबार उठता है। शायद इसी धुएं को यहाँ के बाशिंदे द्वापर के चमत्कार से जोड़ते हैं। वैसे एक सच यह भी है कि साइंस के लिए आज भी पंचाचूली की चोटियां एक अबूझ पहेली है। जो साक्षात हमारे कैमरे में कैद हुआ, वो आपने देखा, परखा और समझा। ये आपकी दुआओं का ही असर था कि हम इस साक्षात के साथ साक्षात्कार करने में सफल हुए। कल की शाम जब हम अपनी टीम के साथ इन ऊंची बर्फीली पहाड़ियों में थे, अचानक मौसम ने करवट बदला और बर्फबारी बर्फ के तूफान के साथ जारी हो गई। लगातार लैंडस्लाइड की आवाज आने लगी और हम अपनी टीम के साथ एक सुरक्षित ठिकाने की तलाश में भागने लगे। एक ठिकाना तो मिल गया, लेकिन उसके बाद रात होते ही तापमान शून्य से तकरीबन 20 डिग्री नीचे। ऐसा लग रहा था कि क्या हम कल सुबह की पहली किरण देख पाएंगे। मौत और जिंदगी के बीच संघर्ष जारी था, लेकिन आखिरकार जिंदगी की जीत हुई और हम इस साक्षात के साथ साक्षात्कार करने में सफल होंगे। तो आज हमें दीजिए इजाजत और अगले एपिसोड में मिलेंगे किसी और साक्षात के साथ। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।